only if it is actually paid up to due date of return filing. अब गाइस एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हमारी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड और हमारा एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मान लो मिस्टर दीपक. अब एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है दीपक. अब एक बात समझना, हमारी कंपनी ने क्या किया, हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 है और 24-25 में हमने क्या किया, दीपक को बोला कि तुझे बोनस देंगे 50,000 का. तो गाइस 50,000 का बोनस है वो हम दीपक को देंगे. तो दीपक को देंगे तो क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर ये हमको अलाउ होगा. आंसर इज यस. हम पी&एल के डेबिट में यहां पे हम बोनस डाल सकते हैं. लेकिन गाइस इसमें एक चीज समझना, एक सेक्शन है टांग अड़ाती है 43B. इन डिटेल मैं इसको 43B में पढ़ाऊंगा, बट यहां पे ये पॉइंट है, इसके लिए मैं आपको बता के चल रहा हूं कि देखो 43B एक टांग अड़ाती है. ये सेक्शन क्या बोलती है, आपने तो ऐसे ही करोगे, क्या करोगे, चिटिंग करोगे. बोनस है वो एम्प्लॉय को दोगे ही नहीं, सिर्फ बोलोगे बोनस डिक्लेयर किया है हमने, बोनस दे ही नहीं रहे हो और आप पी&एल के डेबिट में खर्चा ले लोगे. ये तो चिटिंग है ना. क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे पता है, एम्प्लॉय को बोनस देंगे नहीं, बोले हम तो बोनस डिक्लेयर कर दिया, देना है नहीं करके. तो देना नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना. तो इन्होंने फिर एक सेक्शन से टांग अड़वाई और सेक्शन 43B टांग अड़ाती है. वो क्या बोलती है पता है कि बोनस आपने अगर एम्प्लॉय को दिया तो वो पी&एल के डेबिट में तभी जाएगा जब आपको उस बोनस को एक्चुअली एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग. जो हमारी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आएगी तो गाइस हमारे लिए हमारी जो कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका प्रीवियस ईयर 24-25 का हमारे लिए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कंपनियों के लिए आता है 31 अक्टूबर 2025. तो जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट हमारा आएगा उससे पहले पहले अगर ये दीपक को हमने बोनस एक्चुअल में दे दिया, उसके अकाउंट में डाल दिया, अगर हमने दे दिया तो हमारा यहां पे 50,000 खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज खर्चा अलाउ नहीं होगा. तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, एक सेक्शन है दैट इज द सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पढ़ा बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय. बोलो बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय. तो आपने अपने देखो अपन ने सेक्शन 30 से लेके 37 तक हम ये सीख रहे हैं कि पी&एल के डेबिट में खर्चे कौन कौन से जाएंगे. तो यहां बोनस आपने एम्प्लॉय को दिया तो क्या अलाउ है, आंसर इज यस अलाउ है. लेकिन गाइज उसमें एक कंडीशन है, सेक्शन 43B टांग अड़ाती है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले बोनस एक्चुअल में पे करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में पे करना पड़ेगा तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज वो बोनस अलाउ नहीं होगा. आपको समझा कि नहीं समझा, यस और नो. यस. उसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 6 करके. पॉइंट नंबर 6, एक बात बताओ, ये आपको पता है जो एम्प्लॉयर होता है ना, एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय के लिए कुछ ना कुछ पैसा डालता है पीएफ वगैरह में. याद आया, ऐसा कहीं पढ़ा आपने, कहां पढ़ा, अकाउंट्स में पढ़ा कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के लिए कुछ पैसा डालता है पीएफ में. बोलो कहां डालता है, पीएफ. ऐसा पीएफ होता है, एज वेल एज ग्रेचुइटी फंड होता है, एक सुपर एनुएशन फंड होता है, एज वेल एज एक न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट होता है. तो क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर एक बात बताओ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अगर ईपीएफ में वगैरह पैसा डाला कि एम्प्लॉय बेचारा जब रिटायर हो तो उसको अच्छा खासा पैसा मिले. आपको पता है जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको बड़ा अमाउंट मिलता है और उसके घर वाले उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे. उसके बच्चे बेटियां वगैरह होती है, बोला ओ बाबा जी रिटायर होने वाले हैं बाबूजी, और बाबूजी के रिटायरमेंट पे लाखों रुपए मिलने वाले हैं. तो ऐसे वो लोग हैं, उनकी सेवा करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि पीएफ का बड़ा अमाउंट मिलता है उस टाइम. लेकिन जब वो जॉब कर रहा होता है तब क्या होता है कि पीएफ में पैसा एम्प्लॉयर भी डालता है और एम्प्लॉई भी डालता है. अब यहां पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर की. सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए गाइस. देखो अगर कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय के लिए कि जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय के लिए पीएफ वगैरह में कुछ एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है, तो क्या एम्प्लॉयर पी&एल के डेबिट में उसका डिडक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता, अपन वो पढ़ने वाले हैं. तो हम यहां पढ़ रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर रहता है, एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी, जो बिजनेसमैन जिसके पास में एम्प्लॉय है, जैसे मैं मेरी बात करता हूं तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड एम्प्लॉयर है.
हमने अगर हमारे एम्प्लॉय के लिए पीएफ वीएफ में पैसा डाला तो क्या हम पीएनडल के डेबिट में इसका खर्चा क्लेम कर रहे हैं या नहीं, वो हम पढ़ेंगे। तो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है, कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पैसा डाला तो कौन से प्रोविडेंट फंड में डाला वो देखना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पैसा डाला और वो पैसा अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डाला, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसको अपन एसपीएफ बोल सकते हैं, ये होता है गवर्नमेंट कंपनीज पे लगता है। जैसे गवर्नमेंट कंपनी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है या बीपीसीएल है या फिर तुम्हारी जो इंडियन रेलवे है, उनमें जो पीएफ चलता है दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर उसमें पैसा डाला, कुछ मत लिखो, या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला। अब एक बात बताओ, ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऐसा फंड होता है जो गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन ले रखी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, दैट इज कॉल्ड आरपीएफ। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पैसा डाला या तो एसपीएफ में डाला, एसपीएफ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, या आरपीएफ में डाला दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बाबू अगर यहां पे पैसा डाला इन दो फंड में करके, ठीक है, तो एम्प्लॉयर को अलाउड है, मतलब एम्प्लॉयर पीएनडल के डेबिट में डाल सकता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने पैसा डाला, वो एम्प्लॉयर ने पैसा यूआरपीएफ में डाला, बोलो किस में डाला, यूआरपीएफ। यूआरपीएफ का मतलब होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला ना, तो बेटा एम्प्लॉयर है उसको अलाउ नहीं होगा, वो पीएनडल के डेबिट में इसका डिडक्शन नहीं ले सकता। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय के फायदे के लिए पीएफ में पैसा डाल रहा है, तो पीएनडल के डेबिट में जाएगा। लेकिन गाइस अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डाला, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाला तो अलाउ है, बट अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कितना गंदा नाम है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो अलाउ नहीं है। बट अगर सुंदर नाम है, देखो क्या नाम है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो अलाउ है। नाम अनरिकॉग्नाइज, इतना गंदा, ची इतना गंदा नाम है, तो अलाउ नहीं होगा। ऐसे का ऐसे एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुइटी फंड बनाता है। तो अगर एम्प्लॉयर ने पैसा डाला, वो अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाला, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाला, जिसको अपन एजीएफ बोल सकते हैं, तो अलाउ है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाला तो गाइस अलाउ नहीं है। ऐसे का ऐसे एक और फंड होता है जिसको सुपर एनुएशन फंड बोलते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर ने अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में डाला, जिसको अपन एएसएफ बोल सकते हैं, तो अलाउ है। बट गाइस अगर उसने अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में डाला तो अलाउ नहीं है। तो देखो एम्प्लॉयर को पैसा कहां पे डालना है, या तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डाला, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाला, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाला, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में डाला, तो अलाउ है। या फिर कोई भी ऐसे फंड में डाला जो एज पर लॉ है, फंड एज पर लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से ऐसा कोई लॉ बना हुआ है, जैसे ईएसआई करके एक लॉ होता है, दैट इज स्टेट इंश्योरेंस वाला कुछ लॉ होता है करके, ठीक है, हर स्टेट का। तो अगर मान लो कोई फंड एज पर एनी लॉ करके, किसी भी लॉ के हिसाब से वो फंड है, उसमें पैसा डाला तो अलाउ है। लेकिन गाइस एनी अदर फंड में डाला, एनी अदर फंड, एनी अदर फंड का मतलब जो आपके लॉ के हिसाब से नहीं है, आपने कुछ भी ऐसा भी छोटू मोटू कोई फंड बना दिया करके, ठीक है, और एनी अदर फंड में डाला तो अलाउ नहीं होगा। तो देखो इधर देखो सब लोग, देखो एम्प्लॉयर जो है ना, वो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए पैसा डालता है। और एम्प्लॉयर देखो यहां टैक्स में कितना उन्होंने सोचा होगा कि अच्छे अच्छे फंड में डाला तो ही पीएनडल के डेबिट में डालने को मिलेगा, जिससे कि लोग ऐसे अच्छे फंड बनाए करके, ठीक है, रिकॉग्नाइज बनाए, फालतू वाले जो है वो नहीं बनाए करके, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पैसा डाला, लेकिन कहां डाला, तो एम्प्लॉय के लिए पैसा डाला, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डाला, बोलो कहां डाला, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो अलाउ है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाला तो अलाउड है, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाला तो अलाउड है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में डाला तो अलाउड है। लेकिन गाइस अगर उसने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाला, अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाला, अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में डाला, किसी एरे गहरे फंड में डाला, तो अलाउ नहीं है। देखो नाम कितने गंदे हैं, ये नाम कितने सुंदर है, कितने अच्छा लगता है देख के, पढ़ के कितना अच्छा लगता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड।
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, फंड एज पर लॉ, देन इट इज अलाउड। कितने सुंदर नाम है, लेकिन उधर नाम तो देखो कितने गंदे। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ची, अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड ची, अनअप्रूव्ड जो है सुपर एनुएशन फंड ची, एनी फंड कोई भी ऐसा वाला एरा गैरा फंड है तो अलाउ नहीं होगा करके। समझा कि नहीं समझा? तो देखो, अगर एम्प्लॉयर पैसा डालता है, वो एम्प्लॉयर कहां पैसा डालता है? एम्प्लॉयर पैसा डालता है या तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, या अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में, या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, तो बेटा डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर पीएनडल के डेबिट में वो खर्चा डाल सकता है, बट अगर उसमें डाला तो नहीं कर डाल सकता। लेकिन एक और चीज समझना, ये अलाउ तो होता है, लेकिन यहां पे भी एक सेक्शन टांग अड़ाती है कि ये जो पैसे हैं ना इस फंड में डाल रहे हो, ये पैसा सच में जमा कराना पड़ेगा वो फंड में। और कब तक जमा कराना पड़ेगा? अप टू द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग। जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है ना, वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको एक्चुअल में पे करना पड़ेगा। अगर आपने एक्चुअल में पे किया तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। तो ये जो फंड में पैसे आप डाल रहे हो, हम पीएनडल के डेबिट में डालने देंगे, बट ये आपको जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। इट इज अलाउड ओनली इफ इट इज एक्चुअली पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक इनमें ये पैसा जमा कराना पड़ेगा, इन फंड्स में, तो ही अलाउड है। ऐसा ही बोलोगे नहीं नहीं हम तो आरपीएफ में डाल देंगे, डाल देंगे नहीं, डालना पड़ेगा करके, ठीक है। अगर आपने डाल दिया रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक तो अलाउ है, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो। अनुज बेटा वो आगे आएगा, इधर देख ले। पहले मैंने जो पढ़ा है एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूं। देखो, सबसे पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, बोलो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहां कहां पे डाला? एसपीएफ देखो गवर्नमेंट कंपनी पे हो जो फंड होता है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं आपको सैलरी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट यहां पे मैं बताऊं, एसपीएफ ऐसा फंड होता है जो गवर्नमेंट कंपनीज का प्रोविडेंट फंड है। आरपीएफ होता है कोई भी प्राइवेट कंपनियां भी रख सकती है, लेकिन उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आरपीएफ। अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, ग्रेचुइटी फंड बनता है, उसकी अप्रूवल ले रखी है, दैट इज अप्रूव्ड। और सुपर एनुएशन फंड है ना, प्रोविडेंट फंड जैसा ही होता है, जैसा प्रोविडेंट फंड होता है वैसा ही एक सुपर एनुएशन फंड होता है। अगर उसकी अप्रूवल ले रखी है तो उसको बोलेंगे अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। तो अगर देखो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया एसपीएफ में, आरपीएफ में, एजीएफ में, एएसएफ में, तो डिडक्शन मिलेगा। बट उसने गंदा गंदा नाम यूआरपीएफ, यूएएसएफ, यूएजीएफ में किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ची कितना गंदा नाम है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां किया तो डिडक्शन मिलेगा, बट एक सेक्शन 43 बी टांग अड़ाएगी। बोलो क्या अड़ाएगी? टांग। बोलो टांग अड़ाएगी। और वो सेक्शन बोलती है ये भाई हम अलाउ तो कर देंगे, पीएनडल के डेबिट में डाल तो देंगे, बट आपको इसमें जमा कराना पड़ेगा। पैसा कब तक जमा कराना पड़ेगा? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। समझा कि नहीं समझा? कॉपी करो आप लोग। आयुष भाई क्या हुआ बेटा? मैंने बोला वो गंदा है, उसमें क्या ऐसे रेसिस्ट हुआ? मैंने बोला रेसिस्ट जैसी कौन सी बात की? बोला आप रेसिस्ट होकर के क्या बोला मैंने? ऐसा कुछ बोला? कुछ भी। मैंने वही बोला वो गंदा है, ची ऐसा बोला, तो उसमें क्या हुआ? ची। अच्छा आप इधर है ना लिखते टाइम पूरा लिखेंगे, हाँ? जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट, पूरा इधर भी पूरा लिखेंगे। यूआरपीएफ का मतलब क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पूरा लिखेंगे आप अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और ब्रैकेट में लिखेंगे यूआरपीएफ। अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, पूरा लिखिए। हाँ जी, चलिए जल्दी करो बेटा। कंपनी के लिए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होता है असेसमेंट ईयर में 31 अक्टूबर नॉर्मली। हाँ, ये ऐसे मतलब अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड,
अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड लिखा हुआ तो है, ये भी नहीं से पढ़ रहा है, सुपर नहीं दिख रहा है, ये एनुएशन नहीं दिख रहा, एनुएशन फंड ASF। चलिए बोलो झालं, नॉट झालं। नहीं ना बाबू, एक सेकंड है। अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, तो अनअप्रूव्ड आएगा ना, अनअप्रूव्ड अप्रूव्ड नहीं आएगा। हाँ बाबू, तो इसने ये सोचा कि यहाँ अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड है, तो यहां अनअप्रूव्ड अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड होगा, यही सोचा तुमने। अनरिकॉग्नाइज में रिकॉग्नाइज यहां पे है, तो ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। झाला, UAGF का मतलब अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, ये अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड है, तो ये अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड। अरे रे रे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। हाँ जी, अमन बोलता है सर इस साल में अलाउ मान लो नहीं हुआ तो क्या अगले साल अलाउ होगा या नहीं, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में जमा कराया। मैं पढ़ाऊंगा इसको, मैं कल पढ़ाऊंगा, अभी आज के लिए छोड़ दीजिए। 43B को इन डिटेल अपन पढ़ेंगे। अरे बोलो डन। चलिए बोलिए डन। अरे इतना कितना लिखते हो, इतना तो मैंने लिखा ही नहीं था। मेरा फेवरेट सिंगर कौन है? धिनचाक पूजा। उसको देख के कॉन्फिडेंस तो आ जाता है लाइफ में ना। कभी भी डिमोटिवेट हो जाओ तो उसको देख लेना, बोलना इसके जब वीडियो पे लाखों करोड़ों व्यूज है तो फिर हम कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लेंगे। तो कभी डिमोटिवेट हो जाओ तो धिनचाक पूजा को सुन लेने का, दैट इज मोटिवेशन फॉर यू। क्या यार, ये अगर मान लो पैसे कमा रही है, जिंदगी यापन कर रही है, जीवन यापन कर रही है, जब दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर गा के, तो फिर हम यार इससे तो बेटर ही है। चलो हाँ, वैभव बोलता है मेरे को तो दीपक कलाल अच्छा लगता है। ये कौन है? ये भाई कौन है? चलो चलो इधर देखो सब लोग, नव्या इधर देखो। हाँ जी, ए आपको पता है एक जो, मैं बताता हूं, मैं आपको पता कैसे रहेगा, मैं बताता हूं। पॉइंट नंबर 7, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ये आपको पता है, अभी आपको पता है, आपको पेंशन जो एम्प्लॉय होंगे जितने भी, उनको पेंशन नहीं मिलती रिटायरमेंट के बाद। अगर पेंशन चाहिए तो जब तक आप काम करते हो तब आपको कुछ ना कुछ पैसा डालते रहना पड़ता है पेंशन स्कीम में। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक पेंशन स्कीम निकाली है, उस पेंशन स्कीम को हम लोग बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। बोलो क्या बोलते हैं? नेशनल पेंशन स्कीम। या फिर बहुत सारे लोग जो है ना वो उसको न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? न्यू पेंशन स्कीम। मोदी जी इसको अटल पेंशन योजना भी बोलते हैं, अटल पेंशन योजना करके, ठीक है। आपने देखा होगा ये मोदी जी का आजकल ऐड आ रहा है टीवी पे, क्या आप अटल पेंशन योजना में पैसा डालो एंड ऑल, ऐसा ऐसा ऐड आ रहा है कि आपको जिंदगी में 60 साल के बाद पेंशन चाहिए तो आप ये पेंशन स्कीम में पैसा डालो। और ये जो पेंशन स्कीम होती है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक सेक्शन पढ़ेंगे डिडक्शन टॉपिक में, दैट इज ATCCD करके एक सेक्शन होती है, ATCCD, वो पढ़ेंगे। अब एक बात समझना, ये जब पेंशन स्कीम है
इसमें जब एम्प्लॉय जॉब करता रहता है ना, तो उसके लिए एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी कुछ पैसा डालता है। तो जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा डालता है और एम्प्लॉय भी कुछ पैसा डालता है। तो यहां पे मैं आपको नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, तो देखिए ये नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे मैं आपको लेके जाता हूं। और ये तुम्हारी जो है ये नेशनल पेंशन स्कीम की वेबसाइट है। ये तो एनएसडीएल की वेबसाइट खुल गई, बट ये नेशनल पेंशन स्कीम है। ये नेशनल पेंशन स्कीम आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मार्केट में इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेगी करके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लाइक हु कैन रजिस्टर्ड, कोई भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकता है करके, ठीक है, जिसकी एज है वो 18 साल से 70 साल तक है। अब इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी कुछ पैसा डालता है, दैट इज कॉल्ड पेंशन स्कीम, जिसको हम लोग जो है देखो नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं या इसको अटल पेंशन योजना भी बोलते हैं करके, ठीक है। तो आप सिंपल सी चीज याद रखिए, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस भी बोलते हैं, इसको जो न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है, बट अल्टीमेटली इट इज अ नेशनल पेंशन स्कीम। अब एक चीज समझना, अगर इस नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया तो एम्प्लॉयर पीएनडल के डेबिट में कितना खर्चा जो है वो डाल सकता है। एम्प्लॉयर यहां पीएनडल के डेबिट में कितना खर्चा डाल सकता है अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एम्प्लॉयर को डिडक्शन अलाउ होगा, बट डिडक्शन कितना अलाउ होगा ध्यान देना करके, ठीक है। डिडक्शन अलाउ होगा एम्प्लॉयर को, बट डिडक्शन अलाउ होगा जितना एम्प्लॉयर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। मतलब जितना एम्प्लॉयर ने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया या फिर 14% ऑफ द सैलरी, मींस जो एम्प्लॉय का सैलरी है उसका 14%, विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन मिलेगा। गाइस ये अमेंडमेंट इस साल हुआ है, लास्ट ईयर तक अगर आप देखोगे तो यहां पे 10% हुआ करता था। लास्ट ईयर तक इस सेक्शन में यहां पे 10% हुआ करता था, बट अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट लाया 23 जुलाई 2024 को, और निर्मला सीतारमण जी ने बोला 14% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। और सैलरी का मतलब क्या होता है यहां पे, इसको मैं सैलरी टॉपिक में भी आगे जाके आपको बताऊंगा, बट आप बेसिक सैलरी ले लीजिए और उसके साथ डीए इन टर्म्स लीजिए। अब आप बोलोगे ये डीए क्या होता है करके, ठीक है। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। अब जो ये डीए होता है ये इन टर्म्स वाला, टी वाला ही लेना है। अब ये इन टर्म्स क्या होता है वो अपन आगे जाके आपको समझाएंगे, अभी के लिए आप छोड़ दीजिए। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हुआ क्या, हमारी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, और मान लो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड का हमारा एक एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर दीपक, और हमने दीपक के लिए एनपीएस में पैसा डाला, और दीपक के लिए हमने एनपीएस में फॉर एन एग्जांपल हमने 90,000 रुपीज डाला। अब क्वेश्चन ये आता है हमको पीएनडल के डेबिट में कितना मिलेगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि दीपक का सैलरी कितना है। तो गाइस मान लो दीपक का सैलरी 4,50,000 है पूरे साल का मिला के, तो दीपक का सैलरी 4,50,000 है, तो हमने पैसा कितना डाला, हमने 90,000 डाला, और दीपक का सैलरी 450 है, तो 450 का 14% कितना हुआ बोलो, हाँ कितना हुआ, 63,000। तो गाइज विच एवर इज लोअर, मतलब 63,000 का हमको डिडक्शन मिल जाएगा। तो हम पीएनडल के डेबिट में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो यहां पे 63,000 है वो अलाउ होगा। तो यहां पे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि गाइज जो भी एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, इसमें अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के फायदे के लिए कुछ पैसा डाला तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलता है, बट डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना एम्प्लॉयर ने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया, और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। और सैलरी का मतलब आप बेसिक सैलरी ले लीजिए, और डीए इन टर्म्स वाला, डीए के ब्रैकेट में टी लिखा है, इन टर्म्स वाला डीए लीजिए। इसका मतलब क्या होता है इन टर्म्स, आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। लेकिन गाइस ये अलाउ तो होता है, लेकिन यहां पे भी एक सेक्शन टांग अड़ाती है, और वो सेक्शन जो टांग अड़ाती है दैट इज द सेक्शन 43B, कि ये अलाउ होगा बट आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले ये एक्चुअल में पे करना पड़ेगा। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एक्चुअल में अगर आपने पे किया तो ही ये अलाउ होगा, अदरवाइज ये अलाउ नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, समझने की कोशिश करना। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पैसा डाला एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम जिसको नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं, अटल पेंशन योजना बोलते हैं, ठीक है। अगर उसमें पैसा डाला तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा, बट डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, और एम्प्लॉय की सैलरी का 14%।
विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन मिलेगा। एंड गाइज यहां 43 भी टांग अड़ाएगी कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एक्चुअल में जो है ये पे करना पड़ेगा, ये जमा कराना पड़ेगा, तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? लिखो पॉइंट नंबर कौन सा? 7। जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिखो। लिखो लिखो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, पॉइंट नंबर 7 में लिख रहे हैं आप, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD। आपने लिखा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD, और उसके पास लिखिए नेशनल पेंशन स्कीम। इसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, इसको न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। तो आप ये लिख लीजिए 3 पॉइंट, नेशनल पेंशन स्कीम स्लैश न्यू पेंशन स्कीम स्लैश सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। और उसके बाद आपको जो बोर्ड पे दे रखा है इसको आप कॉपी कर लीजिए, आपको जो बोर्ड पे दे रखा है उसको आप कॉपी कर लीजिए, जो तुमको बोर्ड पे दे रखा कॉपी करिए। जो आपको बोर्ड पे दे रखा कॉपी कर लीजिए। डीए क्या होता है छोड़ दीजिए अभी। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, एक सैलरी में बेसिक सैलरी मिलती है, उसके ऊपर डीए भी मिलता है, दैट इज महंगाई भत्ता। डीए इन टर्म्स, तो आपने लिखा है, पहले मैंने लिखा है डीए और ब्रैकेट में लिखा है टी। अब ये टी का मतलब क्या होता है इसको छोड़ दीजिए, अभी आप ऐसे सिर्फ लिख लीजिए बेसिक प्लस डी इन टर्म्स, ये सैलरी में समझेगा। एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन CONT कॉन्ट्रीब्यूशन, और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, बेसिक प्लस डी इन टर्म्स। और फिर सेक्शन 43 भी टांग अड़ाती है, इट इज ये लिखना है। हाँ भाई, इट इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ इट इज एक्चुअली पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। डीए फाउंडेशन में था, कहां था डीए फाउंडेशन में? हाँ मैथ्स में था, इंडेक्स नंबर में भी था डीए। बोले मैथ्स तो हमारे ऑप्शन में था, ऐसा नहीं हो सकता ना, अभी मैथ्स ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते ना। मैं पास हुआ था सीपीटी जब मैथ्स ऑप्शन में छोड़ा था मैंने। मैथ्स आता था उस टाइम पे कुछ 50 मार्क का, मैथ्स स्टैट्स दोनों मैं ऑप्शन में छोड़ के गया था। वो मैंने एक भी नहीं अटेंड किया उसका क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन देखते ही अलग। ठीक है, मेरे को समझा ये नहीं आने वाला मुझे। मेरा पेपर 150 मार्क्स का था और 150 मार्क्स में से मुझे 114 मिल गया, बस 114 मिल के पास हो गया। 2 दिन 4 दिन थोड़ा ढंग से पढ़ा था, ऐसे ही पहले सीपीटी में ऐसे ही पास होते थे, पता है तुमको? सीपीटी का जो पहला रिजल्ट आया था ना, पहला जब सीपीटी आया, पहले रिजल्ट का 77% रिजल्ट रहा था पहले एग्जाम का। सीपीटी का पासिंग परसेंटेज वो 77% फर्स्ट एग्जाम का। ठीक है, मतलब आप सोचो 23% तो वो लोग फेल हुए होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं होगा, या उन्होंने वैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाले रहेंगे, बाकी सब पास हो गए थे। तो पहला एग्जाम जब रहता है तो रिजल्ट बहुत बार अच्छा आता है। इस बार फाउंडेशन का इतना अच्छा नहीं था पहले एग्जाम में, बट भाई साहब सीपीटी का पहला एग्जाम हुआ तब रिजल्ट बहुत ही मतलब जोरदार आया था करके। ठीक है, हाँ हाँ, उसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट का था ही नहीं, उसमें एग्रीगेट आपको 200 में से 100 लाना पड़ता था बस। पहले सीपीटी हुआ करता था, 200 मार्क का एमसीक्यू का पेपर आता था, पूरा एमसीक्यू था, और आपको 100 लाना पड़ता था, और 100 लाए तो आप पास,
ऐसा होता था, कहीं से भी लाओ, कोई भी अकाउंट पढ़ के, अकाउंट 60 मार्क का था तो अकाउंट में 60 में से 60 ला लो, अपने लॉ में 40 में से 40 आ जाता था, और बाकी वाला जो है वो हम प्लान करते थे इको में, और मैथ्स छोड़ देते थे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का भी जो वो पार्ट, कुछ पार्ट ऐसा था जो समझ में नहीं आता था वो छोड़ देते थे। तो ऐसा करके 100 मार्क्स ला ही लेते थे बच्चे। फिर इंस्टीट्यूट को लगा यार ये तो सब पास हो रहे हैं करके, ठीक है। फिर उन्होंने अलग अलग दिमाग लगाना चालू किया करके। और पहले तो क्या था पता है तुमको, सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप चालू हो जाती थी। जब एग्जाम दिया तो मेरी आर्टिकलशिप सीपीटी के बाद चालू हो गई थी। मतलब आप सीपीटी करते ही आर्टिकलशिप जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, और आपको सीपीटी में 100 मार्क लाना है, आर्टिकलशिप चालू, ऐसा हो गया था करके, ठीक है। बट वो जो लौट के बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अभी तक अटके हैं क्योंकि पास नहीं हो पाए वो, क्योंकि उन्होंने सीपीटी तो क्लियर कर लिया, क्योंकि सीपीटी में रिजल्ट 77% रहा, अब उन्होंने आर्टिकलशिप भी कर ली और अभी तक वो सीए नहीं बने हैं। इतने साल हो गए, 10-10 सालों से पढ़ रहे हैं, दे रहे, कभी एग्जाम दे, बहुत सारे लोग छोड़ के भी चले गए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों की जिंदगी के साथ खेल गई इंस्टीट्यूट। क्या सीपीटी में पास कर लिया, बच्चे को लगा कि भाई साहब मैं तो सीए बन जाऊंगा, आर्टिकलशिप चालू कर दी, 3.5 साल की आर्टिकलशिप होती थी, अब वो आर्टिकलशिप 3.5 साल ऑफिस जा रहा है और उसका इंटर भी हुआ नहीं करके, ठीक है। और फाइनल तो सवाल ही नहीं, जब इंटर नहीं होगा तो, ठीक है। तो फिर उन्होंने उनको मोटिवेट करने के लिए एक एटीसी करके कोर्स लाया था, ठीक है। एटीसी या ऐसा कुछ था जिसमें अकाउंट टेक्नीशियन कोर्स, उसमें क्या होता था कि इंटर का एक ग्रुप पास कर दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि तुम एटीसी बन गए। बट फिर इंस्टीट्यूट को लगा कि यार नहीं, गलत हो रहा है इन बच्चों के साथ में बेचारों को। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, अब फाउंडेशन को डिफिकल्ट करो, एंट्री को डिफिकल्ट करो एंड एग्जिट को इजी करो। तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। इंस्टीट्यूट का नाउ जो स्कीम है दैट इज मोर बेनिफिशियल, मोर बेटर। फाउंडेशन को करो ना स्ट्रिक्ट जितना करना है, आप फाउंडेशन का रिजल्ट 15% ही रखो, बट इंटर का 25% रखो फिर, ठीक है। तो भाई साहब इंटर का ज्यादा रखो, फाइनल का आप जो है वो ज्यादा रखो करके, ठीक है। इंटर का रिजल्ट ज्यादा रखो, और अभी इंस्टीट्यूट शायद ऐसा ही कर रही है, फाउंडेशन को बहुत ज्यादा मतलब क्रैश करेगी, कम करेगी। और क्योंकि क्या होता है ना, देखो फाउंडेशन पे जो बच्चा बाहर चला गया ना, उसको ज्यादा दुख नहीं होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन 1-2 बार एग्जाम दिया करके, ठीक है। अब हो सकता है फाउंडेशन का एग्जाम आगे जाके 4 बार हो जाए साल में, 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, नहीं हुआ, उसके बाद चुपचाप कोई ना कोई बीकॉम कर लो करके, ठीक है, या कुछ और कर लो, धंधा करो, दुकान करो, कुछ ना कुछ करो, इंजीनियरिंग कर लो, जो करना है वो करो, लॉयर बनो, जो बनना है भाई। तो अरे भाई जो करना है वो करो। बट पहले क्या होता था, बच्चा बेचारा सीपीटी पास हो गया, फिर 3.5 साल की आर्टिकलशिप कर ली। अब उसकी एज जो है, सोचो 12वीं के बाद उसने सीपीटी चालू किया, सीपीटी 6 महीने लगा, फिर उसका 3.5 साल के आर्टिकलशिप के बाद उसकी एज ऑलरेडी 22 साल के आसपास हो गई है। अब 22 साल की एज में वो और क्या करे, जब वो पास हो नहीं पा रहा है वो इंटर में, तो क्या करे। तो दैट वाज वेरी रॉन्ग, उस टाइम पे ऐसा हुआ करके, ठीक है, कि जब सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप दे दी तो हर हजारों बच्चे आ रहे थे करके आर्टिकलशिप में। फॉर्म में वैकेंसी मतलब थी ही नहीं, सबको आर्टिकलशिप मतलब मिल ही नहीं रही थी वहां। तो ऐसे मैंने जब आर्टिकलशिप की, मुझे मिल ही नहीं रही थी ढंग की आर्टिकलशिप। अब सीपीटी में 114 मार्क्स, ठीक है, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहे हम लोग करके, ठीक है, हिंदी माध्यम से हम हमारा जो है परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं। और तो परीक्षा उत्तीर्ण करके हिंदी माध्यम से आया, मुंबई आया, तो मेरे कोई सीनियर थे गांव के, उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा आर्टिकलशिप चाहिए। तो उन्होंने, उनकी फर्म तो अच्छी थी, मतलब वो जिस फर्म में आर्टिकल थे वो सीए फाइनल में थे, तो वो जिस फर्म में आर्टिकल थे वो फर्म तो अच्छी थी, उसमें तो मेरा होने वाला था नहीं, ठीक है। तो मेरे को भेजा कहीं दूसरी वाली फर्म में, एक छोटी सी प्रोप्राइटरी फर्म थी, वहां भेजा कि वहां चला जा तू, वो प्रोप्राइटरी फर्म है। तो मैं वहां गया और उन्होंने मुझे बोला कैसी लगी फर्म। इंटरव्यू में क्या पूछा, मैंने कहा इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा। उन्होंने इंटरव्यू में यही पूछा कि कहां से आए हो, मैंने कहा गांव से। कहां से आए हो, मैंने कहा गांव से। तो बोला ठीक है, आर्टिकलशिप चाहिए, मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए। तो बोला कल से आ जाओ ठीक है। दैट वाज आवर इंटरव्यू ऑफ द आर्टिकलशिप। तो भाई साहब मेरा इंटरव्यू तो यही हुआ कि आ जाइए करके, ठीक है। तो कल से मैंने कहा, फिर मैंने वो फोन किया सीनियर को, मैंने कहा फर्म में उन्होंने बोला है कल से आने के लिए। तो बोले फर्म कैसी है, मैंने कहा ठीक ही लग तो रही है। तो उन्होंने बोला फर्म में एसी है कि नहीं, मैंने कहा हाँ एसी तो है। तो बोले अच्छी है, ज्वाइन कर लो तो अच्छी है, ज्वाइन कर लो। भाई साहब अपने पास ऑप्शन ही नहीं था, इतने लोग पास हो रहे थे उस टाइम पे सीपीटी में, और सबको सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप था, तो हमने ज्वाइन कर ली। बट धीरे धीरे उसमें काफी ज्यादा सीखने को मिला, क्योंकि प्रोप्राइटरी फर्म थी तो सब करना मेरे को ही पड़ता था। मतलब मैं पहले जूनियर आर्टिकल था, 1 साल बाद तो मैं सबसे सीनियर हो गया हूं, और मैं पास सिर्फ फाउंडेशन हूं, ठीक है, सबको ज्ञान दे रहा हूं बाकी लोगों को, ठीक है। और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी, मेरे सर मेरे को ही भेजते थे हर जगह। मेरे सर है ना, इनकम टैक्स सेल टैक्स डिपार्टमेंट का पहले बहुत काम होता था, अब तो कैसा होता है ऑनलाइन हो गया है सब। बट पहले हर चीज के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, सेल टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, तो सब काम मैं ही करता था।
और वो इनकम टैक्स ऑफिसर मुझे पूछते थे करके, ठीक है, कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारे सर क्यों नहीं है। मैंने कहा सर आउट ऑफ टाउन है। हर बार एक ही स्टैंडर्ड आंसर रहता था कि हमारे सर जो है वो आउट ऑफ टाउन है। तो एक बार तो उसने मुझे सुना दिया। एक बार मैं पहली बार इनकम टैक्स में असेसमेंट करने गया। असेसमेंट क्या होता है पता है तुमको? कि जब हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो वो सब उसका हिसाब किताब देखते हैं कि आपने सही फाइल किया है या नहीं, और फिर एक नोटिस भेजते हैं, और नोटिस के बदले फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना के वहां जाना पड़ता है। तो मैं गया वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में। सीपीटी क्लियर मतलब तुम फाउंडेशन क्लियर समझ लो, ठीक है। तुम फाउंडेशन तो हाई लेवल का है, मतलब फाउंडेशन के 2 पेपर क्लियर, ये समझो, क्योंकि 200 में से 100 लाने थे, ठीक है, इतना ही वर्थ था उसका। मैं गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे भाई साहब उसने जो सुनाया है ना, एक कोई बालेराव करके था ऑफिसर, हाँ बालेराव उनका नाम, आज भी याद है उनका नाम मुझे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंड्रा करके जो एरिया है वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, 7वें माले पे वो साहब बैठते थे। तो मेरे को लगा इनकम टैक्स ऑफिसर, पहले तो आप जब कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं गए हो, पहली बार जाओगे, तो आपको लगेगा बहुत भारी आदमी होता होगा, आसपास में 2-4 लोग गन लेके खड़े रहते होंगे। आपके दिमाग में यही रहता है ना भाई, अगर आप जो चीजों में कभी नहीं गए आपको यही लगता होगा। आप जैसे कोर्ट में कभी नहीं गए तो आपको यह लगता होगा कोर्ट में 2 कटघरे बने होंगे, गीता कुरान लाते होंगे कि हाथ दे के बताओ जो बोलोगे सच बोलोगे। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैंने कहा इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत भारी आदमी होता होगा, कम से कम उसकी सिक्योरिटी में बहुत सारे लोग होते होंगे। और मैं गया, बेचारा अकेला एक बंदा बैठा है अंदर, ठीक है। मैंने बोला बालेराव साहब, मैंने बाहर इंस्पेक्टर होता है, अंदर एओ होता है। इंस्पेक्टर उसका लोअर लेवल का बंदा जो होता है, पहले होता है पियोन, पियोन के ऊपर होता है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद होता है असेसिंग ऑफिसर जिसको आईटीओ बोलते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके ऊपर होते हैं जॉइंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर। एक दिन मैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताऊंगा कि कैसे कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चलता है, हाईएस्ट लेवल की पोस्ट कौन सी रहती है वहां पे, ठीक है। तो मैं गया बालेराव सर, तो मैंने उनको फाइल वाइल दिया, मैंने कहा, और एक तबेले का केस था, ठीक है, तबेले का, सच में एक मुंबई में एक तबेला था, मधुवन शर्मा करके नाम था भाई साहब, उनके पास 100 भैंस थी, 100 के करीब भैंस थी, और भैंस में दूध का बिजनेस था, और दूध का जितना पैसा आता था कैश में आता था, कैश में से कुछ पैसा वो बैंक में जमा कराते थे। और फिर वो उसका मेरा असेसमेंट है, उसने पूछा ये सेल आपने बताई है, ये सेल आपने जो है, हमने सेल बताई थी 38 लाख करके, ठीक है। उसने बोला ये 38 लाख सेल कैसे आई? तो मैंने कहा सर दूध का सेल है। तो उसने बोला हिसाब लगाओ। उसने क्या किया, मेरे को बैंक स्टेटमेंट दिया उसका, और बोला बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड की पूरी टोटल लगाओ। तो मैंने क्रेडिट साइड की बैंक स्टेटमेंट की टोटल लगाई, वो आ रहा था 53 लाख। तो इसने बोला कि जब बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट में, मतलब बैंक में जो जमा हुआ पैसा है दैट इज 53 लाख, देन हाउ यू हैव शोन योर सेल्स ऑफ 48 कितना, 38 लाख, 38 लाख। उस टाइम क्या होता था, 40 लाख पे टैक्स ऑडिट हो जाती थी, ठीक है। तो हमने 38 लाख बता रखा था। तो मेरे को समझ में नहीं आया इसने क्या दिमाग लगाया। ऐसे दिमाग लगाते हैं वो कि बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड की जब आपका टोटल ये है तो सेल इतनी कम कैसे हुई? बताओ मुझे, रीजन बताओ। आपने या तो बैंक में कोई लोन वोन ले लिया हो, लोन तो आपने लिया नहीं इस साल, तो जो बैंक में क्रेडिट हुआ है इसका मतलब इतना सेल तो होना ही चाहिए। फिर उसने भैंस का हिसाब लगवाया कि एक भैंस कितना दूध देती है दिन में, मैं सब पूछ के गया था, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई वगैरह करके बताया तो वो भी कुछ 60 लाख के करीब आ रहा था सेल। फिर उसने बोला कि भाई साहब आपने सेल 38 लाख कैसे बताई है? मेरे को मेरे सर ने एक चीज बताई थी कि जब भी ऑफिसर कुछ भी बोलता है तो आपको बोलने का, जो आप बोल रहे हो सर सब सही है, ये स्टैंडर्ड लाइन होती थी। एंड लास्ट में एक लाइन होती थी कि सर जो भी आप बोलोगे वो हम कर लेंगे। क्या बोलना होता था? जो भी आप बोलोगे वो हम कर लेंगे, ठीक है। ये आपको बोलना रहता था, आगे वाला समझ जाएगा आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। पहले दिन तो भाई साहब उसने मुझे भगा दिया वहां से। पहले बोला कि कहां से, कौन से, बोले सर कहां है? मैंने कहा आउट ऑफ टाउन, ठीक है। उसने भाई साहब जो सुनाया है मेरे को करके, ठीक है, जो सुनाया, उसने बोला आउट ऑफ टाउन है, उसको बोलना अपने सर को जाके करके, ठीक है, कि काम करना आता नहीं है तो मत लिया करे काम करके, ठीक है। ऐसा सब बहुत सुनाया उनको। मैं ऑफिस में जाके एज इट इज 120% के साथ, ठीक है। मैंने कहा सर आपको वो बोल रहा था कि आपको काम करना नहीं आता है, ठीक है। मैं भाई साहब 120% सर को बोला, मतलब क्योंकि अपन थोड़ा अपने अपने अंदर अंदर भी तो था कि अपने को कोई कैसे सुना ले। फिर वो सर ने बोला कि अरे अरे कोई बात नहीं, ऐसे वो ऑफिसर सुना भी देते थे। इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब अपने आप को वो भी तोप समझता है, ठीक है। आजकल तो नहीं समझते, बट पहले बहुत समझते थे अपने आप को, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब बहुत बड़ा आदमी हो गया, प्रधानमंत्री समझते थे अपने आप को वो लोग। फिर जब दूसरी बार गया तो मैंने उसको बोला कि सर देखो आपने जो बोला है सही है कि हमने सेल को कम बताया है, बट सर आप जो बोलोगे वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो जो बोलोगे वो कर लेंगे। उसने कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेटर पे एक अमाउंट लिख के दिया कि ये एक्स अमाउंट है, इतना दे दो आपका काम हो जाएगा करके, ठीक है।
मतलब वो इनबिल्ट होता है, वो बोलना नहीं पड़ता, वो ऐसा होता है उसने कैलकुलेटर पे लिखा। मैंने बोला देखते हैं सर, मैंने सर को फोन लगाया, बोला वहां से नहीं, उसने बोला बाहर जाके फोन लगाओ, उसके कैबिन से फोन लगाने नहीं देते। बाहर गया मैं, बाहर सीढ़ियों पे जाके बोला, मैंने कहा सर है ना ये एक्स अमाउंट बोल रहा है। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, आप क्लाइंट को 2x बोल दो। मैं बोला, मैं वापस सर को कंफर्म किया, मैंने कहा सर वो x बोल रहा है। तो बोले हाँ बट आप क्लाइंट को 2x बोलो। मैंने कहा क्यों सर? तो बोले अपन ने मेहनत की है उसका क्या। ठीक है, तो आई कॉल टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट को बोला, मैंने कहा क्लाइंट, मैंने कहा देखो शर्मा जी है वो भाई इतना मांग रहा है, मैंने 2x बोला उसको, ठीक है। तो उसको 2x बोला, वो भड़क के बोला 2x का इतना थोड़ी होता है, मेरा तो एग्रीकल्चर इनकम है ये। मैंने कहा तबेले का इनकम कैसे एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा सर दूध का बिजनेस एग्रीकल्चर नहीं है। तो बोला क्या क्या करना है आप करो सर, इसको सॉल्व करो, ये करो वो करो। लोग डरते भी बहुत है ना इनकम टैक्स से। तो उसने बेचारे ने 1.5 दिया करके, ठीक है। 1.5 में से 0.5 सर ने लिया और 1 है वो उधर गया, और हमारा स्टाइपेंड 1000 रुपया पर मंथ, ठीक है। भाई साहब ऐसा होता था हमारे साथ में करके, ठीक है। अब ये जो चीजें है ना, इसको ये पहले ऐसे असेसमेंट होते थे, असेसमेंट ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होता है, आज की डेट में सब ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन, बट कुछ कुछ ऑफलाइन होते हैं। जब जैसे रेड होती है तो ऑफलाइन होता है, रेड होती है तो आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। बट नॉर्मल केस में आजकल ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जिसको फेसलेस असेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस मतलब चेहरा है ही नहीं, उस आपको पता ही नहीं चलेगा आपका ऑफिसर कौन है, मतलब आपका असेसमेंट कौन कर रहा है, और उसको पता नहीं चलेगा कि आप कौन हो। बट इसका भी इन्होंने तोड़ निकाल लिया है। ये भाई साहब क्या करते हैं आजकल पता है तुमको? जो सीए रहता है अपना लेटर हेड जानबूझ के डालता है उसमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट डालने पड़ते हैं, ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। लेटर हेड पे अपना नंबर रहता है, आपके पास वहां से कॉल आ जाता है चुपचाप कि भाई साहब देखो केस हमारे पास है, बता दो क्या करना है करके, ठीक है। और चुपके से पैसे पहुंचा दो, तो उसमें भी काम हो जाता है। मतलब इंडियन माइंड इज अ बेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड। ये इनकम टैक्स लॉ इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ये अगर फॉरेन में होता ना तो ये बड़ा सिंपल होता। ये इतना डिफिकल्ट हुआ है सिर्फ एंड सिर्फ इंडियन माइंड की वजह से। चलिए उसके बाद में एक बात समझते हैं, पॉइंट नंबर 8 पे आइए। बस 2-3 पॉइंट और है इस सेक्शन में। पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 8 क्या होता है? ये आपको पता है बहुत बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का काटता है। एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय का काटता है, मतलब टीडीएस नहीं। जैसे आपको पता है भाई रुको रुको, इधर देखो, ये आपस में बोलो क्या काटता है। अरे भाई देखो, इतना इनका डिस्कशन, इतना डीप डिस्कशन इतना जरूरी नहीं है करके, ठीक है। इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए। एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय की सैलरी से आपको पता है बहुत बार पीएफ का पैसा काटता है, ईएसआई का पैसा काटता है, और कोई भी फंड का पैसा काटता है कि भाई देख मैं तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तू भी तो कंट्रीब्यूट कर कुछ। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, और हमारा एम्प्लॉय है जिसका नाम है दीपक। अब मान लो दीपक की जो पर मंथ की सैलरी है वो 50,000 है। कितनी सैलरी है? लेकिन उसकी सैलरी में से हम काटेंगे उसका पीएफ, कि भाई तेरा जो पीएफ है वो पीएफ का पैसा दे, तो उसकी सैलरी से भी कुछ काटेंगे, दैट इज पीएफ है या ईएसआई है। मान लो 5,000 रुपया उसका हर महीने पीएफ कट रहा है, 2,000 का ईएसआई कट रहा है, तो उसको टोटल हम पे कितना करेंगे हर महीने? 43,000। देखो आपके पापा वगैरह जॉब करते होंगे तो उनका सैलरी जो है पूरा पैसा नहीं आता है उनको, उनका कुछ पैसा जमा होता है कि भाई पीएफ में जमा करा देंगे, ईएसआई में जमा करा देंगे, ऐसे जमा होता है। अब एक बात समझना, आप बताइए आप अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे? तो अकाउंटिंग एंट्री अगर मैं बात करूं बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड दीपक के केस में, हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? तो मैं बताऊं, पहली अकाउंटिंग एंट्री हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दीपक। हाँ भाई, और दीपक को कितना? 50,000 करेंगे पहले। भाई हमारी सैलरी तो दीपक की 50,000 है ना। और दूसरी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? दैट इज दीपक अकाउंट डेबिट 50,000। और फिर क्या करेंगे? टू बैंक, बैंक से उसको कितना पैसा गया? 43,000। एंड गाइज जो बाकी वाला है पैसा वो पीएफ में डालेंगे, ईएसआई में डालेंगे, 7,000 उसमें डालेंगे। अब एक बात समझना, लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है? कि जो आपने एम्प्लॉय की सैलरी से पैसा काटा है
ये जो पैसा आपने काटा है, ये 5,000, 2,000, 7,000, ये जो पैसा आपने काटा है एम्प्लॉय की सैलरी से, काटा है क्योंकि आपने क्या किया होगा, पीएनडल बनाते टाइम अपनी सैलरी जो एम्प्लॉय की है वो तो पूरी सैलरी यहां पे 50,000 डाल दी होगी। अब लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि आपने जो एम्प्लॉय का काटा है ये 5,000, 2,000 रुपया पीएफ या ईएसआई का, ये काटा जो है ना, ये आपको उस पीएफ की ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ेगा। और पीएफ की ड्यू डेट कब आती है पता है? अगले महीने की 15 तारीख। आपने जो एम्प्लॉय का काटा है पीएफ या ईएसआई, ये एम्प्लॉय का बेचारे का पैसा आप अपनी जेब में डाल के बैठे हो, ये आपको जमा कराना पड़ेगा उस फंड में, उस फंड की ड्यू डेट तक। अदरवाइज अगर नहीं कराया तो ये आपकी इनकम बन जाएगी। तो गाइस ये बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसको क्या करना पड़ेगा, ये 7,000 रुपया जो हमने एम्प्लॉय का काटा है ये हमको जमा कराना पड़ेगा, उस फंड में जमा कराना पड़ेगा। कब तक? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक नहीं। देखो ऊपर वाले जो 2 पॉइंट थे उसमें तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, मतलब एम्प्लॉयर जब खुद का कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, वो तो आराम से रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करा सकता है ड्यू टू द सेक्शन 43B। बट यहां एम्प्लॉय का काटा है आपने, तो एम्प्लॉय का पैसा अपनी जेब में दबा के बैठे हो, अपनी जेब में डाल के बैठे हो, तो यह पैसा आपको इस फंड की ड्यू डेट तक जमा कराना है। और फंड की ड्यू डेट होती है अगले महीने की 15 तारीख। अगर जमा करा दिया तो ठीक है, नहीं जमा कराया तो ये 7,000 रुपया है ना, ये एम्प्लॉयर की पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना कि जब अपन एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसा काटते हैं, काटते किसके टूवर्ड से, जैसे पीएफ है, ईएसआई है, ये सब कटता है पैसा, ग्रेचुइटी फंड हो सकता है, सुपर एनुएशन फंड हो सकता है, एम्प्लॉय का कटता है। तो एम्प्लॉय का जो पैसा काटा एम्प्लॉयर ने, अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराया तो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगी। देखो ऊपर जो था वो अलग था, वो जो था सब वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आराम से आप जमा करा दिए अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, दैट इज 31 अक्टूबर तक, 31 जुलाई तक। लेकिन एम्प्लॉय का जो काटा है ना, वो आपको जमा कराना पड़ेगा उस फंड की ड्यू डेट तक। अगर आपने नहीं कराया तो वो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगी। लिखो पॉइंट नंबर 8, लिखिए पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 8 लिखिए, लिखिए पॉइंट नंबर 8 लिखिए। इफ एनी सम, सम का मतलब SUM, इफ एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, इफ एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर from employee, if any sum received by employer from employee as a contribution to PF, as a contribution to PF, as a contribution to PF or superannuation, or superannuation or ESI, ESI का मतलब होता है दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ESI का ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लीजिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ब्रैकेट क्लोज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉय एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, सुपर एनुएशन, ESI दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, हैज टू बी डिपोजिटेड, हैज टू बी डिपोजिटेड by employer, has to be deposited by employer up to the due date of such fund, up to the due date of such fund, up to the due date of such fund, otherwise it will be treated as, otherwise it will be treated as, otherwise it will be treated as PGBP income of employer, otherwise it will be treated as PGBP income of employer, एम्प्लॉयर का PGBP का इनकम माना जाएगा, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज PGBP इनकम ऑफ एम्प्लॉयर। नीचे एक नोट लिखो, लिखो PF ड्यू डेट इज
PF ड्यू डेट इज 15th of next month. PF due date is 15th of next month. PF due date is 15th of next month. मिस नेक्स्ट मंथ का 15. ठीक है, चलिए ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर, अब लिखिए पॉइंट नंबर 9. पॉइंट नंबर 9 लिखिए, फैमिली प्लानिंग. लिखिए फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉई. फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉई. फैमिली प्लानिंग किसको बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय तो ये बोलते हैं बच्चा पैदा करना. ठीक है, फैमिली प्लानिंग किसको बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय. अब एक बात समझना, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय. एक चीज समझना, ये जो पॉइंट आया था, ये पॉइंट आया था जब इंडिया की पीएम इंदिरा गांधी हुआ करती थी. आपको पता है इंदिरा गांधी के बारे में? इंदिरा गांधी ने एक बार ऐसा है ना स्ट्रिक्ट प्रोविजन ला लिया था, लोगों का सीधा फैमिली प्लानिंग होता था. ठीक है, पूछा जाता था आपके कितने बच्चे हैं, तो बोला 2, तो बोला अब कभी नहीं होंगे और. ठीक है, तो उनको साइड में ले जाके और उनका फैमिली प्लानिंग जबरदस्ती हुआ था. इमरजेंसी लगी थी, आपको पता है? आप अपने पापा या दादाजी से बात करोगे तो आपको इंदिरा गांधी के बारे में पता चलेगा. तो इंदिरा गांधी जो है वो लोगों की जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग उस टाइम पे हुई थी. ठीक है, पूछा जाता था आपके कितने बच्चे हैं, बोला 2. ठीक है, तो भाई साहब बोला बस अब बहुत हो गए करके. ठीक है, 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, उससे ज्यादा जो भी है. ठीक है, तो भाई साहब ऐसा होता था उस टाइम. तो उस टाइम पे क्या हुआ पता है? उस टाइम पे इन्होंने कंपनियों को प्रमोट किया कि जितनी भी कंपनीज है करके, ठीक है, कंपनीज, उनको बोला कि आप अपने एम्प्लॉय के फैमिली प्लानिंग पे खर्चा करो. एम्प्लॉय को समझाओ कि भाई देखो 2 बच्चे ही अच्छे करके, हम 2 हमारे 2 करके. ठीक है, ये समझाओ उनको, नहीं तो क्या है बाढ़ लगी पड़ी है. ठीक है, 6-7 तो नॉर्मल है लोगों के. आप भी अगर देखोगे अपने बुआ चाचा नाना करके, उनके कितने भाई थे, बोले 6-7 तो नॉर्मल है. मतलब 6 वॉज तो नॉर्मल, 6 तो नॉर्मल थे अपने इंडिया में करके. ठीक है, तो इन्होंने बोला फैमिली प्लानिंग पे खर्चा करो. कंपनी को बोला कि तुम खर्चा करो एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग. तो ये जो डिडक्शन है ना, दिस डिडक्शन, ये जो फैमिली प्लानिंग का खर्चा है उसका डिडक्शन अलाउड ओनली टू कंपनी. सिर्फ कंपनी को इसका डिडक्शन मिलेगा. पीएनडल के डेबिट में कंपनी खर्चा डाल सकती है. अब एक बात समझता, कंपनी की खुद की फैमिली प्लानिंग तो हो नहीं सकती. कंपनी का क्या फैमिली होती है? कोई फैमिली प्लानिंग नहीं. कंपनी ने एम्प्लॉय के फैमिली प्लानिंग के लिए खर्चा किया. और उसमें भी ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग के लिए कंपनी ने खर्चा किया और उसमें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो कंपनी को 100% डिडक्शन मिल जाएगा. मतलब सीधा पीएनडल के डेबिट में डाल दीजिए, कंपनी सीधा पीएनडल के डेबिट में डाल देगी अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो. लेकिन अगर कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया फैमिली प्लानिंग पे, कंपनी ने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग पे, तो कंपनी को डिडक्शन तो मिलेगा बट एक साथ में नहीं मिलेगा. इट विल बी अलाउड इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट. जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है उसमें डिडक्शन मिल जाएगा. अब आप बोलोगे कि कंपनी ने फैमिली प्लानिंग पे कैपिटल खर्चा क्या कर सकती है? जैसे मान लो कंपनी ने हॉस्पिटल खोल दिया कि चलो सबकी फैमिली प्लानिंग यहीं पे कराएंगे. ठीक है, देखो रेवेन्यू खर्चे में क्या, डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से सबको एडवाइस दिलाई कि बोलो हम 2 हमारे 2 करके. ठीक है, अगर डॉक्टर ने ये बताया कि कैसे कैसे फैमिली कंट्रोल कर सकते हो एंड ऑल, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो 100% डिडक्शन. बट कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कंपनी ने किया तो बेटा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसका डिडक्शन मिल जाएगा. कॉपी मारो. चलिए, पहले ऐसे ही बच्चे हो जाते थे, बोला किसकी देन है, बोले भगवान की देन है. ठीक है, ऐसे पूछते ना कितने बच्चे, बोले 6 है भगवान के. अरे भगवान को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो पहले? लेकिन जबरदस्त बच्चे हुए ना लोगों के, है ना. पहले कितने बच्चे होते थे इंडिया में यार. हाँ हाँ, मनोरंजन के साधनों की पहले कमी थी सच्ची. पहले वो नहीं था फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह. अब लोगों के पास सबके हर किसी के हाथ में मोबाइल है. ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देते हैं लोग. और लाइट भी रहती है, बोलता है लाइट. चलिए चलिए, कोई बात नहीं बेटा, सब अपने अपने बता रहे हैं क्या. चलिए डन.
हाँ, हम 2 हमारे 10। बेटा क्रिकेट टीम बनानी है। हाँ, एक कम है तो ये खुद रहेगा ना कैप्टन, खुद रहेगा कैप्टन। चलो चलिए बोलिए डन। बट पहले नॉर्मल, पहले क्या होता था, बच्चे मरते भी बहुत थे, मैं बताऊं ना, जैसे पहले मरते भी बहुत थे। किसी के मान लो 7 बच्चे हैं तो लास्ट में जाते जाते 4 ही बचते थे, ठीक है, ऐसा पहले होता था। पहले मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ थी, और अंधविश्वास बहुत था। कुछ भी बुखार आता है बोला बाबा जी के पास ले जाओ, बाबा जी और उसको झाड़ा से मारते थे, ठीक है। तो अगर मान लो, मतलब यू डोंट नो ना, पहले गांवों में यही होता था, गांव थे वहां मेडिकल फैसिलिटी थी नहीं करके, ठीक है, तो डेथ रेशियो भी बहुत ज्यादा था, तो इसके लिए वैसा है। बाकी ऐसा बेचारे वो लोग भी थोड़ी चाहते थे। चलो क्या हुआ, आपके कितने बच्चे हैं करके, ठीक है, तुमको क्या करना है, हाँ तुम्हारा ध्यान दे दो बस। चलिए क्या हुआ, क्या, चलो पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट। एक बात बताओ, पॉइंट नंबर 10 हेडिंग दो, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये बोलता है पहले महंगाई भी नहीं थी इसलिए अब पहले गांव में यही होता था, बच्चा बेचारा वो पूरे दिन नाली में पड़ा रहता था, ठीक है, वो एक उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा वो सुबह लेके बैठता था वो शाम तक आधी मिट्टी के साथ वही खाता है। गांव में यही होता है, क्या होता है, वो इधर ही अपने आप वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो क्या कोई कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी खा जाते हैं, हमारे गांव में तो यही चलता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे, अगर ज्यादा बच्चे तो उनकी केयर थोड़ी होती है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान उनकी केयर करता है। चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखा है कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। पॉइंट नंबर 10 क्या लिखा आपने, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। एक बात बताओ, जीरो कूपन बॉन्ड्स किसको बोलते हैं, हाँ, ऐसा बॉन्ड, वेरी गुड, आपने एकदम सही बोला। अच्छा आप भी बता रहे हो, सेम बता रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए, बोलो ना, हुआ क्या बोल रहे थे, वेरी गुड। तो देखो जीरो कूपन बॉन्ड्स किसको बोलते हैं पता है, ऐसा बॉन्ड्स जो कि डिस्काउंट पे इशू होता है एंड पार पे रिडीम्ड होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने मान लो 1 लाख बॉन्ड्स इशू किए, एंड गाइज ये 1 लाख बॉन्ड इशू किए 80 रुपीज की रेट से, बोलो कौन सी रेट से, 80 रुपीज, और इसका फेस वैल्यू है वो 100 है, बोलो कितना है फेस वैल्यू, 100। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 1 लाख बॉन्ड इशू किए 80 रुपीज की रेट से, फेस वैल्यू 100 है, तो इसका जो रिडेम्पशन होगा ना, वो रिडेम्पशन बाबू 100 पे होगा। अब एक बात समझना, ये इशू किया मान लो 1 नवंबर 2024 को, एंड ये बॉन्ड का रिडेम्पशन होने वाला है एग्जैक्टली 12 मंथ के बाद में। तो एक बात समझना, 12 मंथ के बाद इसका रिडेम्पशन होने वाला है, मतलब इसका रिडेम्पशन होगा 31 अक्टूबर 2025 को, एग्जैक्टली 1 साल बाद में रिडेम्पशन होने वाला है। इसमें बेटा इंटरेस्ट नहीं होता, तो इंटरेस्ट नहीं होता इसीलिए तो इसको बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। कूपन नहीं है, कूपन मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए इसको बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। कूपन है ही नहीं, इंटरेस्ट है ही नहीं। एक बात बताऊं, इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो 20 रुपया इंटरेस्ट ही तो है, क्योंकि आपने जो इशू किया था वो 80 पे इशू किया था, एंड रिडीम्ड हो रहा है वो आपका 100 पे हो रहा है। तो बाबू जो तुम्हारा डिस्काउंट है वो डिस्काउंट 20 रुपया है, और मल्टीप्लाई बाय 1 लाख बॉन्ड, तो ये 20 लाख रुपया जो है, मैं बोलूं ये इनडायरेक्टली इंटरेस्ट ही तो है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कंपनी को ये P&L के डेबिट में 20 लाख रुपया अलाउ होगा या नहीं होगा, और अलाउ होगा तो कैसे होगा। तो राइट आंसर इज, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जितना भी डिस्काउंट है जीरो कूपन बॉन्ड्स पे, ये अलाउ हो जाएगा, आप P&L के डेबिट में डाल सकते हैं। लेकिन गाइस ये 20 लाख आप P&L के डेबिट में डाल सकते हैं, बट इसको डालना पड़ेगा प्रो रेटा बेसिस पे ओवर द कैलेंडर मंथ ऑफ द बॉन्ड। मतलब बॉन्ड की जितनी लाइफ है ना, उतनी लाइफ में कैलेंडर मंथ में, आपको एक काम करो, बॉन्ड्स की जितनी लाइफ है वो कैलेंडर मंथ में डिवाइड कर दो।
और कैलेंडर मंथ में डिवाइड करने के बाद जितना उस बॉन्ड का लाइफ है, उस लाइफ में ये डिस्काउंट को अलाउ कर दो। तो जैसे इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, ये जो बॉन्ड्स है ये आपका इशू हुआ है 1/11/2024 को, एंड ये रिडीम्ड हो रहा है दैट इज ऑन द 31 अक्टूबर 2025 को। 12 महीने का उसका लाइफ है। तो देखो, सबसे पहले आपका मंथ आया नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। अब एक बात बताओ, कितने कैलेंडर मंथ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कैलेंडर मंथ हुए। तो बेटा यहां पे आपका 20 लाख रुपीस का जो डिस्काउंट है, ये आपके 12 कैलेंडर मंथ में डिवाइड करो तो कितना आता है? 1,66,667। तो इस साल में कितने कैलेंडर मंथ आ रहे हैं? तो मैं बताऊं, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 24-25 है, तो आपका नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, तो मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ, इतना डिस्काउंट आपको इस साल में अलाउ हो जाएगा। कितना आया? 8,33,333 है। इतना इस साल आपको डिस्काउंट अलाउ होगा पीएनडल के डेबिट में, और बाकी वाला आपको अगले साल अलाउ हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना करके, ठीक है? कि आपको बेटा डिस्काउंट कैसे अलाउ होगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स है ना, उसमें जब इश्यू हुआ था और रिडीम्ड हो रहा है, उसके बीच में कितने कैलेंडर मंथ है? तो आप एक काम करो, जितने कैलेंडर मंथ है उतने मंथ में वो डिस्काउंट को डिवाइड कर लो, और जिस ईयर में जितने कैलेंडर मंथ आ रहे हैं उस ईयर में उतना डिस्काउंट है वो पीएनडल के डेबिट में चला जाएगा। बोलो यस और नो। लिखो, जैसा मैं लिखवाता हूं, लिखो। It is allowed as deduction, लिखो, it is allowed as deduction, it is allowed as deduction on pro rata basis, it is allowed as deduction on pro rata basis over the life of bond, it is allowed on pro rata basis over the life of bonds, over the life of bonds। ब्रैकेट में लिखो कैलेंडर मंथ, ब्रैकेट में लिखो कैलेंडर मंथ, कैलेंडर मंथ। नेक्स्ट लाइन में एक एग्जांपल लिखो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड 1 लाख जीरो कूपन बॉन्ड्स, 1 लाख जीरो कूपन बॉन्ड्स एट द रेट 80 पर बॉन्ड, एट द रेट 80 पर बॉन्ड्स on 1st November 2024, on 1st November 2024, ब्रैकेट में लिखिए फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू 100, फुल स्टॉप। जीरो कूपन बॉन्ड ZCB आर रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ, ZCB आर रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ, ZCB are redeemable after 12 month। नेक्स्ट लाइन में लिखो कैलकुलेट डिस्काउंट अलाउड, कैलकुलेट डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, कैलकुलेट डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो सॉल्यूशन में, टोटल डिस्काउंट इज 20 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1 लाख is 20 lakh, total discount is 20 rupees multiplied by 1 lakh, that comes to 20 lakh rupees। नेक्स्ट लाइन में लिखो मंथली डिस्काउंट, नेक्स्ट लाइन में लिखो मंथली डिस्काउंट, मंथली डिस्काउंट में लिखो 20 लाख डिवाइड बाय 12 मंथ, 20 लाख डिवाइड बाय 12 मंथ, तो आ गया 1,66,667। तो लिखिए मंथली डिस्काउंट 20 लाख डिवाइड बाय 12, 1,66,667। नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल डिस्काउंट अलाउड इन प्रीवियस ईयर 23-24, टोटल डिस्काउंट अलाउड इन प्रीवियस ईयर 20, क्या लिखा 24-25, मैं नहीं 24-25 लिखो,
टोटल डिस्काउंट अलाउड इन प्रीवियस ईयर 2425 तो लिखो आगे उसके 1,66,667 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ 1,66,667 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ। ये 5 मंथ कहां से लिया आपने? नवंबर से लेके और मार्च 25, नवंबर 24 से मार्च 25, तो आपका 8,33,333 8,33,333 करके, ठीक है। चलो डन। अब एक बात बताओ, आपका ये डाउट आ सकता है कि सर मान लो बॉन्ड इन बिटवीन द मंथ इशू हुआ होता तो, जैसे मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये बॉन्ड 1 तारीख की जगह 7 तारीख को इशू हुआ तो, और यहां रिडीम्ड हुआ 6 नवंबर को, तो क्या होगा? अब देखो इससे रिलेटेड रूल है जो आपके यहां पे नहीं है, सीए फाइनल में हम पढ़ते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जिस महीने में 15 दिन या उससे ज्यादा है उस महीने को लेते हैं, और जिस महीने में 15 दिन से कम है उसको छोड़ देते हैं। मतलब जिस महीने में 15 दिन या उससे ज्यादा है उसको कंसिडर करते हैं, और जिस महीने में 15 दिन से कम है उसको हम छोड़ देते हैं। तो जैसे मान लो ये 7 नवंबर को इशू हुआ, एंड गाइस यहां पे 6 नवंबर को रिडीम्ड हो रहा है सब करके, ठीक है। तो 7 नवंबर को इशू हुआ और 6 नवंबर को रिडीम्ड हो रहा है, तो 7 नवंबर, ये नवंबर में आपके 15 दिन या उससे ज्यादा है तो ये महीने को लेंगे, बट ये नवंबर को छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली आपका आंसर सेम रहेगा, 12 महीने ही आएगा। बट देखो मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि आपको क्या करने का, ये 15 दिन वाला लेकिन इंटरमीडिएट में है नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए, आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लिखिए लास्ट पॉइंट नंबर 11, इसके बाद ब्रेक दे रहा हूं, बस ये सेक्शन पूरी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। एक बात बताओ, आपने कोई लोन लिया और वो लोन का इंटरेस्ट है, आपको क्या लगता है पीएनडल के डेबिट में जाना चाहिए या नहीं? हाँ, अगर वो पीएनडल के डेबिट में लोन का इंटरेस्ट जाएगा या नहीं जाएगा? पहली चीज तो आपने वो लोन कहां यूज किया है, लोन आपके बिजनेस पर्पस के लिए है या लोन पर्सनल पर्पस के लिए है। अगर मान लो आपका जो लोन है वो पर्सनल पर्पस के लिए है, आपका लोन जो है वो लोन फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब आपने जो लोन लिया उससे आपने पैसे से शादी कर ली या उस पैसे से आप हनीमून मनाने चले गए। एक बात बताओ, वो इंटरेस्ट पीएनडल के डेबिट में आएगा बिजनेस में या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? तो देखो ये आपको अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया था उसका इंटरेस्ट कैसे पीएनडल के डेबिट में अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने लोन लिया, लोन फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए लिया, एक बार इधर देखो, अगर लोन है वो आपने बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिया, आपने बिजनेस करने के लिए लोन लिया, जैसे अपन ओडी लिमिट लेते हैं, सीसी लिमिट लेते हैं बैंक से, जो कैश क्रेडिट लिमिट होती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट है, या आपने कोई भी लोन लिया जैसे असेट से रिलेटेड था और असेट पुट टू यूज हो गई है। देखो पुट टू यूज के पहले का इंटरेस्ट है वो तो कैपिटलाइज होता है, पुट टू यूज के बाद की इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो सर सबसे पहली चीज ये कि सर आप जो लोन है वो आप ले रहे हो बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के लिए। अब इधर देखना, सब लोग इधर देखना, देखो यहां पे सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए, कुछ लिखो मत, एक बार के लिए आप इधर देख लो, फिर लिखने के लिए टाइम दूंगा। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि लोन आपने बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिया। अब आपको देखना है लोन लिया किससे है। अगर गाइस आपने जो लोन लिया, लोन फ्रॉम अगर स्केड्यूल बैंक से लिया है, स्केड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक जिसको आप बोलेंगे, तो शेड्यूल बैंक से लिया है, शेड्यूल बैंक में इंक्लूडिंग आपकी कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो लोन आपने जो लिया वो या तो शेड्यूल बैंक से लिया है या फिर लोन आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपन पीएफआई बोलेंगे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या फिर आपने जो लोन लिया है वो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लिया है, एसएफसी से, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, मैं लिखवा दूंगा, एक बार इधर ध्यान दे दीजिए। लोन आपने लिया या तो शेड्यूल बैंक से लिया, पीएफआई से लिया, या एसएफसी से लिया, या फिर आपने स्टेट इंडस्ट्रियल
स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से लिया है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से लिया है, दैट इज स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, या फिर आपने एनबीएफसी से लिया है। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, अगर आपने लोन लिया है, वो लोन आपने इनमें से किसी से लिया है, मतलब लोन या तो शेड्यूल बैंक से लिया है। शेड्यूल बैंक का मतलब होता है जितनी बैंकों को आप जानते हो सब शेड्यूल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक शेड्यूल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक शेड्यूल बैंक है, जितनी बैंक है वो सब शेड्यूल बैंक है करके, ठीक है, इंक्लूडिंग द कोऑपरेटिव बैंक। जैसे अपने यहां पे एक सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक चलती है, एक मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक चलती है, तो जितनी कोऑपरेटिव बैंक है वो भी तुम्हारी शेड्यूल बैंक है। या कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे लोन लिया है, या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है उनसे लोन लिया है, या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लोन लिया है, या एनबीएफसी से लोन लिया है। जैसे बजाज फाइनेंस इज अ एनबीएफसी, श्रीराम फाइनेंस इज अ एनबीएफसी, इनसे लोन लिया है। तो बाबू मैं बताऊं आपको, इंटरेस्ट आप बताइए अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अगर आपने इनसे लोन लिया है तो इंटरेस्ट अलाउड है, लेकिन गाइज यहां एक सेक्शन ने टांग अड़ाई, और टांग अड़ाने वाली एक सेक्शन डाल दी यहां पे, दैट इज एज पर सेक्शन 43B, इट इज अलाउड ओनली इफ it is actually paid up to due date of return file। ये ऐसा क्यों डाला पता है? इसके पीछे का आप लॉजिक समझो। ये जो बैंक्स होती है वो मोस्टली गवर्नमेंट की ही थी, प्राइवेट बैंक है तो अभी आई है, पता है? प्राइवेट बैंक के 15-20 साल पहले आई है, ये एचडीएफसी बैंक और कोटक वगैरह ये पहले नहीं थी। पहले जितनी बैंक थी, मेन बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ये त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बैंकें गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि हमारा ब्याज आते रहना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा कान पकड़ा उसका, बिजनेस वाले का, कि तूने लोन लिया और तेरे को इंटरेस्ट पीएनडल के डेबिट में डालना है, तो तुझे अलाउ तभी होगा जब इनको तू ये इंटरेस्ट पे कर देगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अदरवाइज ये इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। तो देखो, अगर आपने लोन लिया है शेड्यूल बैंक से, और मैं बताऊं मोस्ट ऑफ शेड्यूल बैंक इंडिया में है, वो आपको पता है गवर्नमेंट की है। अब देखो, पंजाब नेशनल बैंक किसकी है? गवर्नमेंट की। बैंक ऑफ बड़ौदा किसकी है? गवर्नमेंट की। यूनियन बैंक किसकी है? गवर्नमेंट की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसकी है? गवर्नमेंट। ऑलमोस्ट बैंक गवर्नमेंट की है। कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, बट उनको भी बोला कि इससे क्या होगा ना, उनको भी फायदा होगा, तो इन्होंने बोला कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए लोन लेते हो, उसका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ेगा। और पे कब तक करना है आपको? इनको इंटरेस्ट पे कर दीजिए अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आपको ये इंटरेस्ट अलाउ होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट आपको ये अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लोन अदर से ले लिया, अब समझना, लोन फ्रॉम अदर्स, अगर आपने किसी अदर से लोन ले लिया, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, किसी और से लोन लिया, तो भी गाइस इंटरेस्ट अलाउ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, भले पेड है या आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट अलाउ है। बिजनेस पर्पस के लिए आपने किसी और से लोन लिया तो भी इंटरेस्ट अलाउ है, लेकिन इनके केस में इंटरेस्ट तभी अलाउ है जब यहां 43B टांग अड़ाती है कि आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने क्या बोला, आपने लोन लिया, बोलो लोन लिया। अब लोन लिया किस लिए है? अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया, हनीमून मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए लिया, घूमने के लिए लिया, मोबाइल खरीदने के लिए लिया, तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं है बिजनेस में। लेकिन बिजनेस प्रोफेशनल पर्पस के लिए ले रहे हो तो इंटरेस्ट अलाउ है, लेकिन इसमें दो पार्ट आपको देखना है। लोन किससे लिया है? लोन अगर शेड्यूल बैंक से लिया है, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लिया है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी से लिया है, तो इनको आपने इंटरेस्ट जो है ना वो आपको अलाउ तो हो जाएगा, बट इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इनको इंटरेस्ट जमा कराओ, पे करो इंटरेस्ट। कब तक पे करना पड़ेगा? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो ही इंटरेस्ट इस साल अलाउ होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। बट आपने लोन किसी और से लिया है, फ्रेंड फैमिली किसी से लिया है, तो बेटा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, भले आप इंटरेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मतलब पेड है या आउटस्टैंडिंग है, तो भी इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। कॉपी मारो इसको। बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट की नहीं है तो किसकी है? गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा में। एक खजूर क्या बोल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट की नहीं है? गवर्नमेंट ही है ना बैंक ऑफ बड़ौदा।
हाँ, ये बोलता है कि अपन क्या करेंगे पता है, मेरे रिलेटिव से मैं फेक लोन लूंगा और इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लूंगा, तो खजूर वो उसके हाथ में इंटरेस्ट टैक्सेबल भी तो करना पड़ेगा, उसके हाथ में इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देगा, फिर क्या करोगे? ये बर्तन बजा रही हो। गांवों में बर्तन बजाए जाते हैं जब ऐसा लड़की या लड़का उसको लगता है उसकी शादी करानी है। ऐसे पता होता है, ऐसा होता है, मतलब जैसे गांवों में ऐसा होता था कि भाई जब बच्चे की शादी करनी है तो वो बच्चा जो है वो बर्तन बजाने लग जाता था, मतलब ऐसे बर्तन बजाने का मतलब है कि बर्तन फोड़ने लग जाए, तो घर वालों को लगता है अब शादी करा लो। ऐसे बोला आप पता नहीं कौन से जमाने को हो। हम गांवों में पड़े हुए, तो गांवों में बहुत सारी चीजें होती है, गांव गांव है। क्या हुआ? देखो, जितनी बैंक को आप जानते हो सब शेड्यूल बैंक है। मैंने लिखा क्या है, मैं वापस रीड करके बोल रहा हूं। देखो, लोन फ्रॉम शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड एनबीएफसी। निधि रुको बेटा, रुको बेटा रुको। बोलो जाल। बोलो डन। हाँ जी, बोलो डन। कितने लोग स्टिल डूइंग? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पेड के बाद क्या लिखा? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। आज ऐसे अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, मतलब वो वाला फील नहीं आ रहा जो उधर बैठते हैं, सबके ऐसे चेंज हो गया ना जगह। तुमको अच्छा लग रहा है इधर? क्यों? इधर ठंडा लग रहा है? ओ ठंडा, थोड़ा करीब बैठो आयुष के। आयुष विल गिव यू द सम। चलो इधर देखो सब लोग। हाँ हाँ, चलो इधर देखो। डन, लास्ट ये डन हो गया, बोलो हो गया। अब है ना एक लास्ट पॉइंट लिख लो और उसके बाद खत्म। अरे लास्ट, तेरी कसम, तेरी कसम, अगर मैं इसके बाद लिखवा दूं, मेरी कसम, अगर मान लो इसके बाद 12th के बाद कोई पॉइंट लिखवा दूं, ठीक है, तो आप जो बोलोगे वो कर लूंगा मैं, ठीक है। मैं डांस करूंगा आपके लिए अगर इसके बाद लिखवाए तो। लिखो क्वेश्चन, लिखो पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12, हेडिंग दो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हेडिंग दो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हेडिंग दो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कॉमोडिटी का मतलब क्या होता है पता है ना? कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स।
ब्रैकेट में लिखो STT एंड CTT, ब्रैकेट में लिखो STT एंड CTT, STT एंड CTT। नेक्स्ट लाइन में लिखो इट इज अलाउड एज डिडक्शन, इट इज अलाउड एज डिडक्शन, इट इज अलाउड एज डिडक्शन if assessee engaged in shares, if assessee engaged in shares or commodity trading business, if assessee engaged in shares or commodity trading business, it is allowed as deduction if assessee engaged in shares or commodity trading business। ये गाइस इंडिया में पता है तुमको, जब आप शेयर में ट्रेड करते हो ना, बहुत सारे लोग पता है, देखो अगर जिनका कैपिटल गेन हेड में इनकम आता है तो उधर तो एसटीटी अलाउ नहीं होता। अगर आपका कैपिटल गेन हेड में इनकम, उधर मैंने लिखवाया था एसटीटी अलाउ नहीं होता। बट बहुत सारे लोगों का जो शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस है वो यहां पे बिजनेस में आता है। ये किन लोगों का आता है पता है? जो बैठे बैठे सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो सुबह 9 बजे शेयर मार्केट पे बैठ जाते हैं और शाम तक बैठे बैठे बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा, ऐसा काम करते हैं, इंट्राडे करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। आपको पता है कॉमोडिटी ट्रेडिंग भी इंडिया में होता है। MCX नाम सुना? मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, जिसपे गोल्ड बिकता है, सिल्वर बिकता है करके, ठीक है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज बिकती है, तो उसका एक चार्ज लगता है, दैट इज कॉल्ड CTT, दैट इज कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जब भी आप STT या CTT पे करते हो तो क्या वो P&L के डेबिट में जाएगा क्या? अगर आपको देखो खरीदने बेचने का ही बिजनेस है, शेयर खरीदने बेचने का बिजनेस है, ट्रेडिंग करते हो शेयर में या फिर कमोडिटी में आप ट्रेडिंग करते हो, MCX में ट्रेडिंग करते हो, तो जो भी तुम्हारा STT CTT का खर्चा होगा वो P&L के डेबिट में जाएगा। बोलो जाएगा, जाएगा। डन। ले लीजिए 10 मिनट का ब्रेक।